गुड इवनिंग, वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज का हमारा टॉपिक मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन रहेगा। इससे पहले जो एंजाइम से रिलेटेड कुछ वीडियो थी, जैसे कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर कैसे हुए, एंजाइम की क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं और एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, जिनकी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे एंजाइम एक्शन की, जिसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में ये मैकेनिज़्म पढ़ेंगे एंजाइम एक्शन की, और उसके बाद में लॉक एंड की मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ेंगे और फिर माइकल एंड मेंटन मॉडल पढ़ेंगे। इन्हें हम डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे कि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो मैकेनिज़्म है एंजाइम एक्शन की, वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर। कौन कौन से हैं वो दो फैक्टर्स? एक होता है एंजाइम स्पेसिफिसिटी और दूसरा है ट्रांजिशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और सब्सट्रैक्ट। मतलब कौन कौन से दो फैक्टर हो गए? एक तो एंजाइम स्पेसिफिसिटी और दूसरा है ट्रांजिशन स्टेट, किसका? रिएक्टेंट या सब्सट्रैक्ट का। जो एंजाइम स्पेसिफिसिटी होती है वो किसके कारण होती है? वो इसके एक्टिव साइट्स के कारण होती है। जो कि एक्टिव साइड है, जो कैसे दिखने में कैसे दिखती है? लाइक स्मॉल एपेचर और ओपनिंग, उस टाइप की ये दिखती है। और जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती है वो अलाउ करती है स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स। मतलब जो ये एंजाइम की जो एक्टिव साइड है वो पर्टिकुलरली हर किसी एंजाइम को अलाउ नहीं करते, ये हर किसी सब्सट्रैक्ट को अलाउ नहीं करती है बाइंडिंग के लिए। वो स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट को ही अलाउ करेगी बाइंडिंग के लिए। और ये क्यों होता है? ये जो अलाउ क्यों करती है इस पे एक्टिव साइड? ये ड्यू टू रेसिड्यू लाइक अमोनिया एसएच ग्रुप, इनकी वजह से वो ये पर्टिकुलर सब्सट्रैक्ट को ही अलाउ करती है एक्टिव साइट से बाइंड होने के लिए। एंजाइम अलाउ करता है सब्सट्रैक्ट को बाइंड होने के लिए। अब हम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो सब्सट्रैक्ट होता है वो बाइंड्स हो जाता है एक्टिव साइट्स के। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट एंजाइम सब्सटेंस। मतलब जो सब्सट्रैक्ट होता है वो एंजाइम्स पर बाइंड हो जाता है एक्टिव साइट के ऊपर, जो कि एंजाइम पर प्रेजेंट रहती है, और एक इंटरमीडिएट एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जो बाद में जाकर क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोडक्ट बनाता है और एंजाइम बनाता है। जो सब्सट्रैक्ट होता है विच गेट अटैच टू द एंजाइम हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। जो सब्सट्रैक्ट एंजाइम से अटैच हुआ है उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, और वो उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के कारण ही वो फिट हो जाता है किसी पर्टिकुलर एंजाइम में। हैंस बाय प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर सब्सट्रैक्ट, क्योंकि है ना एंजाइम सब्सट्रैक्ट को सरफेस देता है बाइंडिंग के लिए। तो वो इससे क्या होगा कि जो एंजाइम क्या करेगा? स्लो डाउन कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्शन की, उसे वो स्लो डाउन कर देगा जब वो सब्सट्रैक्ट को सरफेस देगा बाइंडिंग के लिए। जो ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है जहाँ पर सब्सट्रैक्ट बाइंड होता है एंजाइम से, उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। मतलब ट्रांजिशन स्टेट क्या किसे कहेंगे? कि वहाँ वो जगह जहाँ पर सब्सट्रैक्ट एंजाइम से बाइंड होता है, वो इंटरमीडिएट स्टेट जहाँ पर सब्सट्रैक्ट बाइंड्स होता है एंजाइम से, उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और ये जब उससे बाइंड्स होता है ना, तो उसमें कई सारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो कुछ तो ब्रेक होंगे और कुछ मेक होंगे, मतलब कुछ बनेंगे बॉन्ड्स और कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे। जब एंजाइम सब्सट्रैक्ट से बाइंड होगा ना, तो एंजाइम खुद रिमेन अनचेंज, वो खुद अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर क्या होता है कि जो बाद में क्या होता है कि जब वो दोनों आपस में बाइंड हो जाएंगे एंजाइम और सब्सट्रैक्ट, तो फिर क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाद में क्या होता है कि वो स्प्लिट होकर क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट और एंजाइम बनाएंगे।
इसके बाद में जो बनने के बाद में जो एंजाइम, जो फ्री एंजाइम अब फ्री हो चुका है, जो फ्री एंजाइम होगा ना वो फिर बाइंड किससे हो जाएगा, दूसरे सब्सट्रैक्ट से। इसके बाद में जब ये प्रोडक्ट और एंजाइम बन जाएंगे तो जब एंजाइम फ्री हो जाएगा तो वो दूसरे सब्सट्रैक्ट से बाइंड हो जाएगा और जो ये कैटालाइटिक साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहेगी टिल रिएक्शन कंप्लीट, जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो अब हम जो एंजाइम एक्शन थी ना वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे स्टेप, इसमें 2 स्टेप में कंप्लीट होगी, स्टेप 1 और स्टेप 2। जो स्टेप 1 में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कंबाइनिंग ऑफ एंजाइम्स विद सब्सट्रैक्ट या रिएक्टेंट, मतलब इसका एंजाइम्स और सब्सट्रैक्ट आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि इसमें ये एंजाइम्स है और ये सब्सट्रैक्ट है, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू गिव टू प्रोडक्ट्स। बाद में जो ये कॉम्प्लेक्स बना है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे ये सब्सट्रैक्ट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, ये डिसइंटीग्रेट किस में हो गया, एंजाइम्स और प्रोडक्ट में। और बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो ये पूरी रिएक्शन है वो उसको हम कैसे समराइज कैसे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता था, एंजाइम और सब्सट्रैक्ट दोनों बाइंड हुए और उन्होंने एंजाइम और सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाया। ये एंजाइम और सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स फिर आगे जाकर डिसइंटीग्रेट हो गए थे और डिसइंटीग्रेट होकर क्या बनाया, एंजाइम और प्रोडक्ट बनाया। बाद में ये जो बाद में इसको बनाया, बाद में ये स्प्लिट होकर इन्होंने एंजाइम और प्रोडक्ट बने। अब यहाँ पर जो ये एंजाइम्स फ्री हो गया, ये आगे वाले सब्सट्रैक्ट के साथ बाइंड हो जाएगा और ये कैटालाइटिक साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। हम लॉक एंड की मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इसको जो देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था एमिल फिशर ने दिया था। कब दिया था, 1894 में दिया। और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एंजाइम मैकेनिज़्म कैसे होती है। और इनके इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो एक्टिव साइट होती है ना वो इस मॉडल में बताया गया था कि जो एक्टिव साइट होती है वो एक स्पेसिफिक रीज़न होता है एंजाइम्स का। जो एंजाइम पर स्पेसिफिक रीज़न होता है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, विच बियर्स स्पेसिफिक शेप और कन्फर्मेशन, मतलब उस पर जो एक्टिव साइट होती है उसका कुछ स्पेसिफिक शेप होता है या कन्फर्मेशन होता है जिसके थ्रू वो सबस्ट्रैक्ट से बाइंड होती है। जो ये लॉक और की हाइपोथेसिस था वो एक सिंपल अप्रोच थी जो बताती है कि जो पर्टिकुलर सब्सट्रैक्ट परफेक्टली फिट इनटू द एंजाइम क्लिफ्ट और एक्टिव साइट्स। वो ये बताती है कि पर्टिकुलर सब्सट्रैक्ट मतलब एक कुछ पर्टिकुलर सब्सट्रैक्ट ही होगा जो है ना एंजाइम्स में फिट हो जाएगा, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी उसमें ये फिट हो जाएगा। हर कोई सब्सट्रैक्ट एंजाइम की एक्टिव साइट पर फिट नहीं हो सकता और ये जब फिट हो जाएगा तो ये रिएक्शन आगे अगर कंटिन्यू चलेगी। सिमिलरली द वे वन स्पेसिफिक की फिट इनटू द नॉच ऑफ लॉक और अनलॉक इट। जैसे कि आपने देखा है कि कोई स्पेसिफिक की होती है किसी लॉक के, हर पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की होती है। जब वो की लॉक में लगेगी तभी वो लॉक अनलॉक हो जाएगा, अदरवाइज़ वो लॉक ही रहेगा। जैसा कि हम ये की एंड लॉक एंड की मॉडल्स को डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे ये एंजाइम है, आपको एंजाइम दिख रहा है, इसमें ये देखो ये एक्टिव साइड है, ये एक पर्टिकुलर शेप है इसका। अब इसमें वही सब्सट्रैक्ट फिट होगा जिसका शेप इस टाइप का होगा। तो ये सब्सट्रैक्ट है, इसका शेप कैसा है, इस टाइप का ये शेप है। तो ये क्या होगा आगे जाकर ये एंजाइम्स की जो एक्टिव साइड है ये वाली, इस पर जाकर ये फिट हो जाएगा और क्या बनाएगा, एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। जो अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं वो इनेबल करते हैं एंजाइम एक्टिव साइट्स को टू बाइंड स्पेसिफिकली विद द सब्सट्रैक्ट। मतलब ये जो एक्टिव साइट जो अलाउ करती है सब्सट्रैक्ट को बाइंड होने के लिए, वो किसकी वजह से होती है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस कारण से होता है, वो अमीनो एसिड रेसिड्यूज के कारण ऐसा
होता है जिससे वो सब्सट्रैक्ट को फिट कर लेती है। ये जो मॉडल्स था उसने क्या एक्सप्लेन किया था कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी टू विच वन सब्सट्रैक्ट कैन बाइंड दोज विथ शेप करस्पॉन्डिंग टू एक्टिव शेप साइड शेप। उन्होंने इस मॉडल में ये एक्सप्लेन किया कि जो एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक होता है किसी सब्सट्रैक्ट के लिए, और वो सब्सट्रैक्ट अगर उसका शेप और एंजाइम की एक्टिव साइड का शेप अगर करस्पॉन्डिंग होता है तो वो उसमें फिट हो जाएगा या उसमें बाइंड हो जाएगा। द लॉक एंड की मॉडल्स हैज़ मैनी ड्रॉबैक्स। कई सारे लॉक और की मॉडल्स के ड्रॉबैक्स थे जिन्हें हम अभी पढ़ते हैं। ये पहला ड्रॉबैक है कि क्या कमी थी वो पढ़ते हैं। पहला है कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया था, जो स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम की उसको एक्सप्लेन करने में कि वो क्यों स्पेसिफाई है किसी पर्टिकुलर सब्सट्रैक्ट को बाइंड करने के लिए एंजाइम, इन सबको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड था कि it did not explain the binding mechanism of substrate with enzyme। मतलब ये मैकेनिज्म को नहीं समझा पाया कि कैसे सब्सट्रैक्ट बाइंड होता है एंजाइम से, ये नहीं बता पाया। थर्ड इसका ड्रॉबैक था कि जो लॉक एंड की मॉडल कुड नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस और प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मतलब इसने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि कैसे इसमें कैसे होता है कि एंजाइम कैसे कैटालाइसिस होता है, इसमें क्या मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू ये एंजाइम कैटालाइसिस होता है और प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसको कुछ भी इसके बारे में वो न्यूज़ नहीं दे पाया, कोई भी इंफॉर्मेशन वो नहीं दे पाया। अब सेकंड मॉडल पढ़ते हैं हम, इंड्यूस फिट मॉडल। ये वाला मॉडल था, ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था टू स्टडी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जो एंजाइम एक्शन की जो मैकेनिज्म है उसको स्टडी करने के लिए ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था, और इसे देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो डेनियल कॉस्टलैंड 1959 डेनियल कॉस्टलैंड ने दिया था, और 1959 में इस मॉडल को दिया था। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने ना एक्टिव साइट्स के बारे में इन्होंने बताया था कि एक्टिव साइट क्या है, एक फ्लेक्सिबल रीजन है एंजाइम का विच कैन अंडरगो कन्फर्मेशन चेंज। मतलब क्या कहा उन्होंने, कहा कि जो ये एक्टिव साइड है वो एक फ्लेक्सिबल रीजन है। फ्लेक्सिबल मतलब ये अपना शेप को चेंज कर सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबल रीज़न है एंजाइम का जो जिसमें कन्फर्मेशन चेंजेस होते रहते हैं। और ये और भी दूसरे नाम से पॉपुलर हुआ, जैसे इसका दूसरा नाम था जिससे वो पॉपुलर हुआ था, उसका नाम था द हैंड इन ग्लोव मॉडल। ये इसका सेकंड नेम था। और इसमें क्या होता है कि जो इंड्यूस फिट मॉडल था उसने एक्सप्लेन किया था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है वो पजेस टू स्पेसिफिक लोकेशन। मतलब जो एक्टिव साइड्स होती है ना वो दो स्पेसिफिक लोकेशन को पजेस करती है। पहला थी बटरेसिंग और साइट, और दूसरी कैटालाइटिक साइट। तो इसमें क्या होता है कि जो सब्सट्रैक्ट होता है वो इनिशियली सबसे पहले किससे अटैच्ड हो जाएगा, ये बटरिंग रीजन से अटैच हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा कि कैटालाइटिक उसका अटैच हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, जो कैटालाइटिक साइड होता है ना उसमें कुछ चेंजेस, कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ वेरियस बॉन्ड्स। उससे क्या होगा कि जब कुछ कन्फर्मेशन चेंज आएंगे तो उससे क्या होगा, कुछ बॉन्ड्स टूट जाएंगे बिटवीन द टू, दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाएंगे, और प्रोडक्ट उसका क्या रिजल्ट रहेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे सबसे पहले क्या हुआ था कि सब्सट्रेट किससे जुड़ गया था, बटरिंग रीजन से जुड़ गया था। इससे क्या होगा कि जो कैटालाइटिक जो साइट होती है ना उसमें कुछ चेंजेस आया, और फिर चेंजेस आने से क्या हुआ, चेंजेस आएगा, किसी में कोई चेंजेस आएगा तो कुछ उसमें कुछ नई चीज़ बनेगी या कुछ चीज़ टूटेगी। जैसे इसमें जो बॉन्ड्स थे वो कुछ तो बने और कुछ टूटे। ये तो इसमें बॉन्ड्स टूटे, और बॉन्ड्स टूटने से फिर क्या हुआ कि उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये ना प्रोडक्ट्स
बने, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। फिर हम इंड्यूस्ड मॉडल के बारे में, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये था, इसके डायग्राम देखते हैं कि देखो ये एक्टिव एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव जो ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है ये क्या है, एक्टिव साइड है। और बाद में क्या होता है कि इससे क्या एक सब्सट्रैक्ट आकर जुड़ जाता है, एक्टिव साइड पर सब्सट्रैक्ट आकर जुड़ता है तो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर क्या होता है कि इसमें डिसइंटीग्रेशन होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है और इससे ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और बाद में जो ये प्रोडक्ट बनता है वो क्या रिलीज हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है और एंजाइम क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो अब ये क्या हो गया, फ्री एंजाइम। ये फ्री एंजाइम फिर क्या करेगा, जो दूसरा जो सब्सट्रैक्ट होगा नई साइकिल का, उससे बाइंड उठ जाएगा। तो आफ्टर द कैटालाइसिस द एंजाइम बिकम फ्री कैरिंग आउट न्यू साइकिल ऑफ कन्वर्टिंग सब्सट्रैक्ट इनटू प्रोडक्ट्स। बाद में क्या होगा, जो ये फ्री एंजाइम है वो दूसरे सब्सट्रैक्ट से जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा और ये साइकिल कंटिन्यू चलती जाएगी। Thus the induced fit model compensate for the lock and key theory लूप हेल्स, मतलब जो ये कमियाँ थी लॉक एंड की मॉडल्स की उसे दूर की किसने, इंड्यूस फिट मॉडल ने। कैसे की थी, क्या क्या एक्सप्लेन किया, बाय एक्सप्लेनिंग द ब्रॉड स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम्स। उन्होंने जो स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम्स की उसके बारे में एक्सप्लेन किया, जबकि ये की और लॉक मॉडल ने इसके बारे में नहीं बताया था। और कैटालाइसिस ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन की कैटालाइसिस के बारे में भी बताया, जो कि ये की और लॉक मॉडल ने नहीं बताया था। अब थर्ड हम मॉडल पढ़ते हैं, माइकल्स एंड मेंटन्स मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो लिनियर माइकल्स एंड माउड मेंटल, उन्होंने ना एक इक्वेशन दी थी, कब दी थी ना 1913 में दी थी, एक इक्वेशन दी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था किसको, एंजाइम की एक्शन की जो मैकेनिज्म है उसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जो ये है वो किस पर डिपेंड करता है, ये लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जो ये मॉडल है वो किस पर डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी की लोअरिंग में। ये एक्टिवेशन एनर्जी की जो लोअरिंग हो जाती है, कम हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी, उस पर ये डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू माइकल्स मेंटन इक्वेशन द ES कॉम्प्लेक्स कैन रिवर्सिबली डिसोसिएट्स। इस इक्वेशन में ये कहा गया था कि जो एंजाइम सब्सट्रैक्ट जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो डिसोसिएट हो जाता है। जैसे ये एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बना, ये बाद में डिसोसिएट हो गया किसमें, एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। और बाद में क्या होता है कि एंजाइम प्लस सब्सट्रैक्ट और फर्दर परस्यूड टू गिव एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, बाद में उसने क्या दे दिया, एंजाइम और प्रोडक्ट हमें दे दिए। तो फाइनल क्या हो गया, एंजाइम और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हम माइकल मेंटल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसको देखते पहले इक्वेशन को। इसमें माइकल मेंटल इक्वेशन में क्या होता है कि पहले ये सब्सट्रैक्ट है और ये एंजाइम से बाइंड हो जाएगा और रिएक्शन कौन सी होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, FR मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और RR मतलब रिवर्स रिएक्शन। बाद में ये एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये रिएक्शन कैसे चलेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी और इससे बाद में क्या बन जाएंगे, एंजाइम और प्रोडक्ट बनेंगे। तो S मतलब सब्सट्रैक्ट, E मतलब एंजाइम है, यहाँ P मतलब प्रोडक्ट है, ES मतलब एंजाइम सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स। ये माइकल मेंटल इक्वेशन है। और हम माइकल मेंटल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है, इसमें क्या होता है कि क्या कैटलाइज्ड रिएक्शन या किसी कैटलाइज्ड रिएक्शन में या फिर एंजाइम्स के प्रेजेंस में सब्सट्रैक्ट होता है जो वो रैपिडली, वो जल्दी से कहाँ पर पहुंच जाता है, ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाता है ड्यू टू डिक्रीज्ड एक्टिवेशन एनर्जी के डिक्रीज होने से वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाता है। और एंजाइम रिड्यूसेस द एनर्जी
रिक्वायर्ड फॉर सब्सट्रैक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। जो ये एंजाइम्स होता है वो रिड्यूस कर देता है एनर्जी को कम कर देता है जो कि किसी सब्सट्रैक्ट को चाहिए होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो वो एनर्जी कम हो जाती है और इससे क्या होता है कि जो सब्सट्रैक्ट होता है वो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंच जाने के लिए और इस बाद में प्रोडक्ट बनाने के लिए। विदाउट एन एंजाइम कैटालिस्ट, बिना एंजाइम कैटालिस्ट के उसे टाइम लगता है ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब हम कुछ गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है उसके बारे में भी आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो अब गिब्स फ्री एनर्जी होती है विल नॉट चेंज इवन पार्टिसिपेशन ऑफ द एंजाइम्स। जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती, अगर एंजाइम खुद ही अगर पार्टिसिपेट करेगा तो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देयरफॉर क्या है, गिब्स एनर्जी फॉर बोथ कैटालाइज्ड एंड अनकैटालाइज्ड विल बी रिमेन सेम। मतलब जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए भी वही रहेगी और जो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन होगी उसके लिए भी वही रहेगी, दोनों के लिए सेम रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि हम है ना जो ये मॉडल है उसने ये भी एक्सप्लेन किया, इस पे जो स्पीड होती है रिएक्शन की उसे भी इस मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। ये हमारा कि मैकेनिज़्म थी एंजाइम एक्शन की जो आज यहीं पर कंप्लीट हुई है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।